नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम्स जीके के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सब्जेक्ट वाइज इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। भारतीय संविधान के टोटल 200 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो है इस सीरीज के माध्यम से हम कवर करेंगे तथा आज इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आज हम 70 जो बेहतरीन आपके भारतीय संविधान के प्रश्न बन सकते हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले कल मैंने एक इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया हुआ था। उस इतिहास के पार्ट 1 में मैंने जो है 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कवर करवाया था। तो अगर आपने हिस्ट्री वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें से आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे तथा आज की जो हमारी संविधान की क्लास है, ये भी आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस सीरीज के माध्यम से हम 200 प्रश्नों को कवर करवाएंगे भारतीय संविधान के। आज इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आज हम 70 बेहतरीन प्रश्नों को कवर करेंगे। बाकी के प्रश्नों को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं एक उम्मीद करता हूं कि आप अगर आप हमारे चैनल को विजिट करते हैं, देखते हैं, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के बीच जो दोस्त आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। बेहतरीन प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसके जो कुछ भाग हैं, इसके हमारे भारतीय संविधान के कुछ भाग जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकार किए गए थे। लेकिन पूरी तरह से हमारा जो भारतीय संविधान है ये 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ आप याद रखिएगा कि 26 नवंबर का जो दिन है 26 नवंबर का जो दिन है भारत में भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, भारतीय जो संविधान दिवस है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर के दिन ही 26 नवंबर 1949 को ही हमारे भारतीय संविधान के कुछ इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे उनको जो है अंगीकार कर लिया गया था। लेकिन पूरी तरह से जो हमारा भारतीय संविधान था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी, जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो प्रारूप समिति है, यह जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, यह जो है 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। तो डेट भी आप याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति को गठित किया गया था। तथा जब इसका गठन किया गया था प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को, तब इसमें जो है 7 सदस्य थे तथा इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था, इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, हमारे संविधान को बनने में जो है टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। तो ऑप्शन ए आपका 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार की बात करी गई है? तो भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो समानता की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये समानता के अधिकार की बात करता है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आर्टिकल 14 है ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
और निम्न में से किसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा हम निम्नलिखित में से किसको कहते हैं, आपसे पूछा गया है। प्रस्तावना, यानी कि हमारा जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, इसको जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप याद रखिएगा, शुरुआत में हमारे भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय शुरुआत में जो है 8 अनुसूचियां थी, यानी कि शुरू में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो है टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी, तो उस समय जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही है। और शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना है? तो आप याद रखिएगा, आर्टिकल 21A, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 क या आर्टिकल 21A जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित एक मौलिक अधिकार है। तो आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान के किस भाग को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा हम बोलते हैं संविधान के भाग 3 को, तथा जो संविधान का हमारे भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, यानी कि मौलिक जो हमारे अधिकार हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, उनको जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद आपका 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक आपको हमारे मौलिक अधिकार या हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको जो है रखा गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के मध्य। तथा मौलिक अधिकार जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया? तो आर्टिकल 32, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जो संबंध है ये आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान की हमारी जो 8वीं अनुसूची है, इस 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। टोटल 22 भाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी 8वीं अनुसूची में। पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पंचायतों के गठन की बात करता है। आप याद देखिएगा, पंचायतों के संगठन की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? तो यह जो अनुच्छेद 40 है ये पंचायतों के संगठन की बात करता है। तथा अनुच्छेद 40 आपको मिल जाएगा राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हमारे हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हमारे हैं, नीति निर्देशक तत्व, इनको जो भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया, भाग 4 में रखा गया है। तथा इसी के अंतर्गत जो एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 40, जिसको जो है पंचायतों के संगठन की बात करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आप याद रखिएगा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अस्पृश्यता का अर्थ यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 में इसको रखा गया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 5 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 6 वर्ष का। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इनको भी आप याद रखिएगा। और वित्त आयोग का जो गठन है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है ये अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप याद देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न आपके सामने है,
संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया था? तो आप याद रखिएगा, शुरुआत में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, जो संपत्ति का अधिकार था, यह जो है फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1978 में, तो इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आप याद रखिएगा, तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है अब यह कानूनी अधिकार है। किसके अंतर्गत जो है इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है इसको मौलिक अधिकारों की कैटेगरी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। संविधान के मूल कर्तव्य यानी कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर ही हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जो हमारे हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको शामिल किया गया था। आइए कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनसे जुड़े हुए। तो सबसे पहली चीज़, तो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर जो है इनको जो है 42वां संविधान संशोधन, आप याद देखिएगा, तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976, इसके तहत जो संविधान में जगह दी गई थी। आर्टिकल आपका 51A हो जाएगा, आर्टिकल 51A के तहत। और भाग कौन सा हो जाएगा? तो भाग आपका हो जाएगा 4 क। तो इसके अंतर्गत जो है हमारे जो ये आपके मूल कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको रखा गया है। तो आप याद रखिएगा, शुरुआत में जब इनको भारतीय संविधान में रखा गया था तो शुरुआत में जो है 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, भारत रत्न। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है प्रत्येक राज्य में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। 23वां प्रश्न आपके सामने है, निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आप याद देखिएगा, अनुच्छेद 324 का संबंध जो है इलेक्शन कमीशन से हो जाएगा, निर्वाचन आयोग से हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकतम कितने का अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम जो है संसद के 2 सत्रों के मध्य जो है 6 महीने का गैप हो सकता है, 6 महीने का अंतराल हो सकता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 6 महीने का अंतराल हो सकता है। 25वां प्रश्न आपके सामने है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है भारत के राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप याद रखिएगा, जो सीटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, वही जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ये हो जाएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। नीति आयोग का जो गठन है 1 जनवरी, कब? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जीवी मावलंकर। वही वर्तमान में ओम बिरला, आप याद देखिएगा, वर्तमान में जो है ओम बिरला जो है ये लोकसभा के स्पीकर हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो आप याद रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनके रिटायरमेंट की जो एज है ये 65 ईयर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 ईयर यानी कि 65 वर्ष। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 65 वर्ष। 29वां प्रश्न आपके सामने है, आकस्मिक निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड, तो आकस्मिक निधि का जो नियंत्रण है किसके पास होता है? तो इसका जो नियंत्रण है ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आप याद देखिएगा, जो प्रेसिडेंट रूल है ये राष्ट्रपति शासन है, ये आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 356 के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी भी इसको हम बोलते हैं, लगाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 356 के तहत। अगला प्रश्न आपके सामने है,
वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 360 में जो है आपको वित्तीय आपातकाल की बात देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे देश में जो है अभी तक वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा 343 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, जो भारत सरकार के सर्वोच्च, आप याद देखिएगा, ये जो है भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ये जो है भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। तो इनकी जो नियुक्ति है आर्टिकल 76 के तहत, किसके? तो अनुच्छेद जो है 76 के तहत इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। तथा भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये जो केंद्र सरकार के, भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन की जो बात है अनुच्छेद 40 करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न आपके सामने है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान का जिक्र है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 50 में। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हमारे हैं इनको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा, जो डीपीएसपी हैं, जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इनको सबसे पहले आप याद रखिएगा भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसमें रखा गया है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक जो है इनको रखा गया है। तथा इनको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो मैंने आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे हैं, इनको भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि भाग 4 क में रखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 51A हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 51 क में जो है इनको रखा गया। तो अनुच्छेद भी आप याद रखिएगा और भाग भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय संविधान संशोधन मतलब किस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है इसी को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है? तो जो आपातकाल हैं हमारे संविधान में ये 3 प्रकार के हैं। तो आप याद रखिए कितने प्रकार के आपातकाल? तो 3 प्रकार के आपातकाल की बात हमारा संविधान करता है। कौन कौन सा? एक आर्टिकल 352 में हो जाएगा आपका नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। एक आर्टिकल 356 में हो जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्यों में जो आपातकाल लगता है उसकी बात की गई आर्टिकल 356 में। वहीं आर्टिकल 360 में जो है वित्तीय आपातकाल, आप याद देखिएगा आर्टिकल 360 में जो है वित्तीय आपातकाल की बात करी गई है। अभी तक हमारे देश में जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं जिनकी बात हमारे संविधान में की गई है। एक हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं आर्टिकल 356 में, और 360 में आपका हो जाएगा वित्तीय आपातकाल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? आपसे पूछा गया है। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य की बात यहाँ पर की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं संविधान सभा के पहले अस्थायी यानी कि परमानेंट सदस्य कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले
एकदम अस्थायी सदस्य बनाए गए थे। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि धन विधेयक यानी कि जो मनी बिल होता है केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो इसको जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तथा जो मनी बिल होता है इसको जो आर्टिकल 110 के तहत जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहली बार आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो भारत में पहली बार आपातकाल 1962 में लगा था, जब भारत चीन युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत चीन युद्ध के दौरान जो है भारत में पहली बार आपातकाल घोषित किया गया था 1962 में। राज्यों के लिए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल जो होते हैं स्टेट के लिए, जो स्टेट यानी कि राज्यों के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, इनकी सलाह का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राज्यों के लिए महाधिवक्ता की सलाह का जो वर्णन है ये आर्टिकल 165 में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो एडवोकेट जनरल होते हैं, जो महाधिवक्ता होते हैं, ये राज्यों के यानी कि स्टेट के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। यहाँ पर डिटेल आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत जो है राज्यों के लिए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति और सलाह का प्रावधान है। जो महाधिवक्ता होते हैं ये जो है राज्य की सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्य को कानूनी मामलों में सलाह देने तथा राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो महाधिवक्ता होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रियम्बल है, इसमें आपको समाजवादी शब्द देखने को मिल जाएगा, पंथ निरपेक्ष शब्द देखने को मिल जाएगा और अखंडता। समाजवादी के बाद आप पंथ निरपेक्ष को भी लिख लीजिए, पंथ निरपेक्ष, इसके अलावा अखंडता। तो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। कब जोड़े गए थे? तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, इसी के तहत जो है हमारे प्रियम्बल में, हमारे प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनको आप याद रखिएगा। इन तीनों शब्दों को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है? तो आर्टिकल 368 आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 368 के तहत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद का उच्च सदन क्या है? तो आइए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि जो उच्च सदन होता है वो क्या होता है, यानी कि अपर हाउस। इसको हम अपर हाउस कहते हैं। उच्च सदन को जो है अपर हाउस कहा जाता है। उच्च सदन यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, उच्च सदन हो जाएगा। और इसके बाद एक आपका हो जाता है लोअर हाउस। लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं? तो निम्न सदन बोलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो उच्च सदन हमारा राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा को कहा जाता है अपर हाउस या उच्च सदन, तथा लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन या लोअर हाउस। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मंडल आयोग का जो गठन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था मंडल आयोग का गठन। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है इसको कहाँ रखा गया है? तो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है इसको जो है संविधान भवन के पुस्तकालय में रखा गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संविधान भवन के पुस्तकालय में। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून को जो है किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, इसको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल कानून कहा जाता है। इसको जो है 52वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था 1985 में, इसके तहत जो है भारतीय संविधान में रखा गया था। किस अनुसूची में? तो अनुसूची आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो अनुसूची 10 है, आप याद रखिएगा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है, इसमें दल बदल कानून को रखा गया है। तथा इसको जो है भारतीय संविधान संशोधन जो अधिनियम था 52वां 1985 का, उसी के तहत जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा।
मतदान की जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में पारित हुआ था तथा यह लागू होता है 1990, इसके बाद 1 वर्ष बाद लागू होता है। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो मतदान की उम्र थी, जो वोट करने की उम्र थी, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद जो है समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? तो आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44 का संबंध जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था? जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, यह जो आपके पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है तथा इसी के तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है सीट आरक्षित की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वस्तु एवं सेवा कर किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो भारत में जो जीएसटी है इसको 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये पारित हुआ था 2016 में तथा पूरे भारत में, हमारे पूरे भारत में जो जीएसटी है, वस्तु एवं सेवा कर है, ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, पूरे भारत में जो है जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई का जो दिन होता है भारत में जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी कानून जब लागू हुआ था तो इस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली। आप याद रखिएगा, इस समय अरुण जेटली जो है वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप याद रखिएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर के बारे में जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो चीज़ यहाँ पर सब लिखी गई है डिटेल में, इसको आप लोग इत्मीनान से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस संशोधन को लघु संशोधन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है? तो 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष रखी गई है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के यानी कि फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है? तो मैंने आपको बताया था कि इस भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इनको रखा गया भाग 3 में। तथा अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है इनको रखा गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 61वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष पेश करते हैं? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं अपनी रिपोर्ट को जो है ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के समक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आप याद रखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका जो निर्णय है ये लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, लोकसभा स्पीकर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा। तथा जो धन विधेयक है, जो मनी बिल है, केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। आप याद रखिएगा, केवल जो है लोकसभा में ही इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद जो है आपका 110 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आप याद रखिएगा, राज्यसभा जो है हमारा जो अपर हाउस है इसका पदेन सभापति कौन हो जाएगा? तो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। संसद के किसी सदन की सदस्यता कितने दिनों तक जो है बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगी? तो यहाँ पर सदन नहीं होगा, सदस्य होगा। तो आप याद रखिएगा, अगर कोई संसद का सदस्य है वह बिना
किसी अनुमति के बिना किसी इजाज़त के अगर वो लगातार 60 दिनों तक जो है अनुपस्थित रहता है संसद में, तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। मान लीजिए अगर कोई संसद का सदस्य है, वह बिना किसी अनुमति के, बिना किसी इजाज़त के लगातार 60 दिनों तक संसद की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी जो सदन से उन्हीं की उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, उसकी जो रिक्त है वो खाली घोषित कर दी जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 दिनों तक अगर वह अनुपस्थित रहता है तो। 65वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष है सेवानिवृत्ति की आयु। वहीं हाई कोर्ट की कितनी है? तो हाई कोर्ट की आपकी हो जाएगी 62 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 62 वर्ष। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें आपको टोटल 22 भाषाएं देखने को मिल जाएंगी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, टोटल 22 भाषाओं को इसमें रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो हमारा था पूरी तरह से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। तथा भारतीय संविधान के कुछ भाग को अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है पूरी तरह से ये लागू हो जाता है 26 नवंबर 1950 को। वहीं भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, लेकिन फिर बता दे रहा हूँ कि जो संविधान दिवस है हम 26 नवंबर को मनाते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के किस भाग को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा था? तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व सिद्धांत हैं इन्हीं को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पर 68 प्रश्न ही हैं आज के इस पहले वीडियो में। तो इतने प्रश्नों को आप एंजॉय करिए, इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो सभी प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।